हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का प्रावधान सबसे पहले किस देश में आया था। तो संविधान की प्रस्तावना का प्रावधान सबसे पहले अमेरिका के संविधान में आया था और हमारे देश की जो प्रस्तावना है संविधान की, वह भी अमेरिकी संविधान से ही प्रेरित है। अब चूँकि यह संविधान का सबसे पहला पेज होता है, किसी भी संविधान का यह क्या है, पहला पेज है, तो इसको संविधान का परिचय भी कह सकते हैं या संविधान का सारांश भी कह सकते हैं। मतलब जो कुछ भी संविधान में आगे लिखा गया है, जो कुछ भी प्रोविज़न संविधान में आगे जितने भी प्रावधान संविधान में किए गए हैं, उन सभी का सारांश या उन सभी का एक परिचय हम प्रस्तावना के रूप में देखते हैं। अब यह किस पे बेस्ड है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, तो उसी के बेसिस पर संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई। और यह प्रस्तावना जब पूरा संविधान बन गया, तो सबसे अंत में, सबसे लास्ट में प्रस्तावना तैयार हुई थी। ठीक है, क्योंकि अगर पूरे संविधान को बनाने के बाद अगर पहले हम प्रस्तावना तैयार कर लेते, तो पूरे संविधान को प्रस्तावना के अनुसार ही हमें ढालना पड़ता। लेकिन जब पूरा संविधान तैयार हो गया, तब जब प्रस्तावना फाइनली एक्सेप्ट किया गया कि प्रस्तावना ये फाइनल हो गया हमारा, तो वह एक तरह से जो पूरे संविधान में अलग अलग प्रोविज़न थे, अलग अलग जो संविधान में प्रस्ताव थे या संविधान के अंदर जो अलग अलग प्रोविजंस दिए गए थे, उन सभी में एक रूपता बनाए रखने के लिए और उसी का एक सारांश डेवलप करने के लिए, उद्देश्य प्रस्ताव के बेसिस पर एक सारांश डेवलप करने के लिए प्रस्तावना को सबसे अंत में अप्रूव किया गया संविधान सभा के द्वारा और इसको संविधान के सबसे पहले रखा गया। अब हम यह देखते हैं कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो हाँ, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है और यह शर्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब भी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा, तो उसके मूल विशेषताओं में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। कोई भी संशोधन मतलब यह है कि इसमें आप निगेटिव संशोधन नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी नकारात्मक बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो निगेटिव संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव संशोधन करना है, मतलब कुछ ऐसा चेंज करना है प्रस्तावना में जिससे कि प्रस्तावना मजबूत होता हो, संविधान की जो आधारभूत ढांचा है, जो संविधान की आधारभूत ढांचा है, वो अगर मजबूत होता है, तो फिर इस तरह का चेंज आप कर सकते हैं। तो हाँ, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव संशोधन, मतलब सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, जिससे कि संविधान की प्रस्तावना मजबूत हो, जिससे कि संविधान की भावना मजबूत हो। और ऐसा एक बार किया गया है। आज तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, और ये एक बार भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया 1976 ईस्वी में। तो यह ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और एक बार ऐसा हुआ भी है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और यह 1976 में किया गया। इस संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, और वो 3 शब्द कौन थे? पहला हो गया हमारा समाजवादी, दूसरा हो गया पंथनिरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। इस 3 शब्द को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही 3 शब्द हैं जो आज तक प्रस्तावना में जोड़ा गया है, और वो भी एक बार में 1976 में, जबकि 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और जब 42वां संविधान संशोधन किया जा रहा था, उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और यह संशोधन इमरजेंसी के दौरान हुआ था। कब हुआ था? जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, 1975 से 77 तक देश में इमरजेंसी थी। इसी दौरान, जो 1976 में, इसी दौरान 42वां संविधान संशोधन हुआ, और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो प्रस्तावना है वह न्याय संगत नहीं है। मतलब इसको कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट्स हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इसको कोर्ट के द्वारा लागू करने के लिए किसी भी सरकार पर दबाव नहीं दिया जा सकता है। मतलब कोर्ट जो है इसको लागू करने के लिए, कोर्ट इसको लागू करने के लिए दबाव नहीं दे सकती है, या किसी भी सरकार को कोर्ट
प्रस्तावना को लागू करने के लिए डायरेक्शन नहीं दे सकती है। तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि यह न्याय संगत नहीं है। जैसे हम आगे देखेंगे, जब मौलिक अधिकार की बात आती है तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। कोर्ट क्या कर सकती है? सरकार को डायरेक्शन दे सकती है, सरकार पर दबाव दे सकती है, सरकार को आदेश दे सकती है कोर्ट। लेकिन प्रस्तावना को लागू करने के लिए कोर्ट सरकार को डायरेक्शन नहीं दे सकती है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वह न्यायसंगत नहीं है, मतलब उसमें जुडिशियरी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रस्तावना है संविधान की वो एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है वहाँ पर। तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ध्यान रखिएगा, जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया जा रहा है उस वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूरे संविधान इन्हीं वर्ड्स के बेस पर आधारित है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि हम भारत के लोग इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब जो भारत के लोग हैं वही इस संविधान को खुद को दे रहे हैं। तो संविधान किसने दिया? भारत के लोग ने। किसको दिया? भारत के लोगों को ही। तो मतलब हमने, जो देश के नागरिक हैं, उन्होंने खुद के लिए ही यह संविधान तैयार किया है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई प्रस्तावना से। दूसरा, जो भारत देश होगा वह किस प्रकार का होगा? तो वह होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य होगा। तो ये 5 वर्ड है, इसको हम आगे एक एक करके देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। दूसरा, देश में नागरिकों को न्याय दिया जाएगा। किस तरह? कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये 3 तरह के न्याय लोगों को दिए जाएंगे। आगे, नागरिकों को स्वतंत्रता होगी। किस चीज़ की? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो 3 तरह के न्याय मिलेंगे लोगों को। स्वतंत्रता होगी 5 तरह की और समता होगी किस किस चीज़ की? प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखा जाएगा। अगला है कि जो संविधान लागू कर रहे हैं हम, वह किस दिन हम इसको अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं? तो 26 नवंबर 1949 को इसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, हम लोग खुद को दे रहे थे। हाँ, ये लागू इस दिन नहीं हुआ, लागू बाद में किया गया, इस दिन बनकर तैयार हुआ था। और अगर हम संवत में देखें तो यह 2006 विक्रम संवत के हिसाब से ये 2006 कहा जाता है। तो अगर कहीं भी संवत के हिसाब से पूछे तो 2006, और जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर चलता है उसके बेसिस पे पूछे तो 1949 26 नवंबर। अब हम इसमें से जो कुछ भी निकल के आता है प्रस्तावना से, जो क्रक्स निकल के आता है, हम उसको आगे देखते हैं और एक एक शब्द का डेफिनेशन देखते हैं कि उसका क्या मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो संविधान है वह किसने दिया? भारत के लोगों ने। किसको दिया? खुद को दिया। तो सत्ता का स्रोत क्या हुआ? सत्ता का स्रोत भारत के लोग हुए, जो खुद के लिए अपना ही संविधान तैयार कर रहे हैं। तो संविधान खुद के लिए तैयार किए हैं, तो सत्ता का स्रोत भारत के लोग हैं। राज्य की प्रकृति क्या हुई? तो हमने देखा भारत एक संप्रभु राज्य होगा, समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं, सॉरी, यहाँ पर भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य होगा। संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणतंत्र होगा। संविधान का उद्देश्य क्या होगा? तो देखिए कि न्याय 3 तरह के, स्वतंत्रता 5 तरह की, समानता और बंधुत्व होगा। और संविधान किस तिथि को अपनाया जा रहा है? तो 26 नवंबर 1949 को। लोगों ने संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। हाँ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो
अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए, लेकिन बाकी जितने भी प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 ईस्वी में 26 जनवरी को ही लाहौर में कांग्रेस के द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? जो कांग्रेस के द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को लाहौर में मनाया गया था। इसलिए संविधान 26 नवंबर को तैयार होने के बावजूद भी इसे 26 जनवरी को लागू किया गया। अब हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। तो जैसे हम कहते हैं कि भारत जो होगा वह एक संप्रभु राज्य होगा, तो संप्रभु का क्या मतलब है? तो संप्रभु का मतलब है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जो किसी भी दूसरे राष्ट्र पर निर्भर नहीं होगा। तो भारत किसी भी दूसरे राष्ट्र पर निर्भर नहीं होगा। अब जब किसी राष्ट्र पर आप निर्भर नहीं हैं तो आप अपने सभी मामले, चाहे आंतरिक हो या बाहरी, उसका संचालन खुद से करेंगे। तो आप संचालन करने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। तो भारत किसी राष्ट्र पर निर्भर नहीं है तो आप अपने सभी मामलों को, चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो, सभी का संचालन खुद से करेंगे और आपके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं होगा। तो यह हो गया संप्रभु का मतलब। तो भारत देश पर किसी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं है। भारत अपने सभी डिसीजन, चाहे आंतरिक हो या बाहरी, खुद से लेता है और किसी भी दूसरे राष्ट्र पर निर्भर नहीं है। हाँ, व्यापार व्यवसाय के लिए आप एक दूसरे के साथ व्यापार व्यवसाय करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। निर्भर होना मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरह से किसी पर निर्भर हैं कि जैसे वो जैसा कहेगा आप उसी के हिसाब से काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप संप्रभु देश हैं। दूसरा होता है समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब हुआ? तो समाजवादी दो तरह के होते हैं। एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा होता है साम्यवादी समाजवाद। भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में कौन सा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ पर कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करेंगे। जैसे भारत में अगर देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र से हम देख लेते हैं गेल इंडिया हो गई, LIC हो गई, बैंक्स हो गए, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के हो गए। लेकिन अगर निजी क्षेत्र से देखें तो जैसे पेट्रोलियम में रिलायंस काम करती है, बैंक्स हैं कई सारे, इंश्योरेंस कंपनी है। तो क्या है, यहाँ पर एक ही फील्ड में सार्वजनिक क्षेत्र भी काम कर रहा है और निजी क्षेत्र भी काम कर रहा है, तो दोनों साथ साथ काम कर रहा है। ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं, जो कि भारत में है। दूसरा समाजवाद होता है साम्यवादी समाजवाद। इसका एक एग्जाम्पल हम चाइना ले सकते हैं, उत्तर कोरिया ले सकते हैं। हालांकि यहाँ भी अभी के समय में एग्जैक्ट साम्यवादी समाजवाद नहीं रह गया है और साम्यवादी समाजवाद को ही राज्य समाजवाद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन हैं उस सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और निजी संपत्ति खत्म कर दी जाती है। तो जब उत्पादन और वितरण के सभी साधन पर किसका अधिकार होगा? इसमें राज्य का अधिकार होगा। मतलब वह सभी के सभी देश की संपत्ति होगी। जितने भी कारखाने हैं, जितनी भी रिफाइनरीज हैं, जितने भी उत्पादन के साधन हैं और वितरण के भी जो कुछ भी साधन है वो सब के सब राष्ट्र के नियंत्रण में होगा। तो राष्ट्रीयकरण हो गया और निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाएगा। पहले यह पूरी तरह से चाइना और उत्तर कोरिया में था, लेकिन अभी के समय में ना तो यह चाइना में पूरी तरह से है और ना ही उत्तर कोरिया में। लेकिन भारत के केस में जब भी पूछे तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है और लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब हुआ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का साथ साथ होना, एक साथ काम करना, सहअस्तित्व होना। आगे बढ़ते हैं। अगला है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नहीं, भारत एक्चुअल में पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष मतलब हो गया कि सभी पंथों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन। पंथ का मतलब हो गया कि एक ही धर्म के अंदर कई सारे पंथ हो सकते हैं। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो कबीरपंथी होते हैं, हिंदू धर्म में जैसे नाथपंथी होते हैं। मुस्लिम में भी अगर हम देखें तो अहमदिया होते हैं, सुहरावर्दी होते हैं, या और भी कई तरह के पंथ होते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि सभी पंथ, जितने भी पंथ हैं, उस सभी को राज्य से समान दर्जा मिलेगा और समान समर्थन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पंथ को सरकार प्रचार प्रसार के लिए छूट दे दे, दूसरे को बैन कर दे, किसी एक के लिए सरकार सहायता दे और दूसरे को कोई सहायता ना दे। ऐसा नहीं करेगी सरकार सभी पंथ को समान रूप से दर्जा देगी और सभी को समान रूप से समर्थन देगी। लोकतांत्रिक का मतलब हुआ लोगों के पास सर्वोच्च शक्ति।
तो इसका मतलब यह है कि जैसे अपने देश में चुनाव होता है, अपने देश में चुनाव होता है, चुनाव में सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। चुनाव में जनता क्या करती है? जनता वोट करती है, और जनता जब वोट करती है तो उसी से जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, और जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उन्हीं प्रतिनिधियों के से मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब बनते हैं। तो इस तरह से, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही देश में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जनता के प्रतिनिधि किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो कि देश का मुखिया है। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, वो किसके पास गई? लोगों के पास। क्योंकि जितने भी बड़े से बड़े ऑफिस है, पॉलिटिकल ऑफिस है, वो सभी जनता द्वारा ही चुने जाते हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला शब्द आता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है कि जो राज्य का मुखिया होगा, राज्य का मुखिया मतलब हमारे देश के केस में कौन हो गए? राष्ट्रपति। तो राज्य का मुखिया निर्वाचित होगा निश्चित अवधि के लिए। हाँ, ये निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। भारत के केस में क्या है कि यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष है। भारत के केस में क्या है कि जो निर्वाचन है राष्ट्रपति का, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो चूंकि राज्य का मुखिया निश्चित अवधि के लिए चुनकर आता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा गया है। जबकि इसके विपरीत अगर हम ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राजा होता है और राजा देश का मुखिया माना जाता है। अब संविधान में न्याय की बात की गई है, और न्याय भी कितने तरह का? 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। किसी भी नागरिक के साथ जो सरकार है, जो राज्य है, वो अलग तरह से व्यवहार नहीं करेगी। सभी नागरिकों के साथ सरकार समान व्यवहार करेगी। आर्थिक न्याय का क्या मतलब हुआ कि किसी के साथ भी आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कोई अमीर है तो उसको अलग ट्रीटमेंट दें, कोई गरीब है उसको अलग ट्रीटमेंट दें, इस तरह से हम नहीं कर सकते। मतलब सरकार ऐसा नहीं करेगी। सामाजिक न्याय से सभी नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाएगा समाज में। आर्थिक न्याय का मतलब हो गया कि आर्थिक आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी नागरिकों के पास समान राजनीतिक अधिकार होंगे। जैसे सभी नागरिकों के पास समान अधिकार होंगे, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अलग अलग चीज़ों का चुनाव, किसी को रोका नहीं जा सकता है कि वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, वोट नहीं दे सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सभी नागरिकों के पास समान राजनीतिक अधिकार होंगे। साथ के साथ जितने भी राजनीतिक ऑफिस हैं वहाँ तक सभी की पहुँच होगी, और सरकार में सभी की समान आवाज़ होगी। तो यह राजनीतिक न्याय, किसी को भी आप इसके लिए रोक नहीं सकते हैं। अगला है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि सरकार व्यक्तियों की गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंध नहीं होगा। हाँ, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसको हम अलग में आगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वहाँ एक एक करके देखेंगे इसको। फिर आता है समानता। तो समानता का मतलब हो गया कि समाज में किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं होगा। किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं होगा, मतलब कानून की नज़र में, सरकार की नज़र में सभी बराबर होंगे, और किसी को सिर्फ इसलिए कि वह एक विशेष वर्ग से है, विशेष जाति से है, या विशेष धर्म से है, या उसके पास ज़्यादा संपत्ति है, इस आधार पर किसी को भी कानून के आगे ऊपर या नीचे नहीं माना जाएगा। सभी को कानून के सामने समान माना जाएगा, सभी को देश में समान माना जाएगा। तो यह हो गया समानता। और बंधुत्व है भाईचारे की भावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी ऊपर थे कि जो जितने भी वर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, जो कि प्रस्तावना में जो कोई भी वर्ड दिया गया है, भारत किस तरह का देश होगा, उसको हमने देख लिया। अब आता है कि क्या जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का भाग है या नहीं। मतलब यह है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले एक केस हुई थी, बेरुवारी यूनियन केस 1960 में। बेरुवारी यूनियन केस हुई थी 1960 में। जब इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान के कई प्रावधानों के पीछे एक सामान्य उद्देश्य को दर्शाती है। हमने पहले ही कहा था कि जो संविधान है उसका सारांश है प्रस्तावना, उसका परिचय है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या बताती है? जो संविधान में प्रावधान है, कई सारे आगे प्रावधान है, उसके पीछे के सामान्य उद्देश्य को बताती है
कि अगर कोई प्रावधान आगे हम लिखे हैं संविधान में तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, यह प्रस्तावना बताती है। क्योंकि प्रस्तावना में ही स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। तो अगर कोई न्याय से संबंधित आगे उद्देश्य है तो यह प्रस्तावना उसको बता रही है कि उद्देश्य क्या था उस प्रोविज़न के पीछे। तो प्रस्तावना उस उद्देश्य के बताती है, किसी भी प्रावधान के उद्देश्य को प्रस्तावना बता रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी किसी अनुच्छेद में कोई शब्द अस्पष्ट हो या एक से अधिक अर्थ रखता हो, ऐसा है कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अभी ज़्यादा अनुच्छेद 450 के आसपास हैं। उस अनुच्छेद में से अगर कहीं भी कोई ऐसा शब्द है जो या तो अस्पष्ट है या एक से अधिक अर्थ रखता है, अगर कोई भी शब्द अस्पष्ट है या एक से अधिक अर्थ रखता है तो उसको व्याख्या करने के समय हम प्रस्तावना के उद्देश्य से सहायता ले सकते हैं। तो प्रस्तावना को फिर से एक महत्वपूर्ण बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब भी कोई वर्ड अस्पष्ट है या एक से अधिक अर्थ है तो उसको व्याख्या करने के लिए आप प्रस्तावना में निहित उद्देश्य से सहायता ले सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण मानने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये महत्वपूर्ण उद्देश्य को बताती है। कोई भी प्रावधान अगर संविधान में है तो उसके पीछे के सामान्य उद्देश्य को बता रही है। जहाँ भी कोई शब्द अस्पष्ट है या एक से अधिक अर्थ रख रहा है तो उसको व्याख्या करने में भी प्रस्तावना के निहित उद्देश्य से सहायता ले सकते हैं। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का हिस्सा नहीं है। दोबारा एक केस आता है 1973 में, केशवानंद भारती केस। तो 1960 से 73 तक संविधान का हिस्सा नहीं माना गया प्रस्तावना को, लेकिन जब 1973 में फिर से केस आता है, केशवानंद भारती केस, उस समय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का हिस्सा है। और इसके बाद एक केस और आता है LIC ऑफ इंडिया केस 1995, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो अगर हम वर्तमान में कहें कि अभी क्या स्थिति है, तो अभी जो है वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है। तो अभी वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो यह 3 केस ध्यान रखिएगा। बेरुवारी यूनियन केस प्रस्तावना को हिस्सा नहीं माना गया, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 हिस्सा मान लिया गया, और LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो यह ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रस्तावना पे यह लेक्चर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग एक एक करके जो संविधान के दूसरे प्रावधान हैं, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।